जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 23 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, यह न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति पे सुप्रीम कोर्ट ने मांगी राष्ट्रीय योजना। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपके पास कौन सी राष्ट्रीय योजना है जिससे देश के विभिन्न भाग जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ पे आप ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है। अब देखो, न्यायपालिका का जब प्रश्न आता है तो दो तीन इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं या दो तीन इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और इनफैक्ट अपने डिसीजन को भी रिव्यू कर सकती है, इसलिए इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अंग्रेजी में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। एक वर्ड आता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता में क्या होता है कि न्यायपालिका के पास मैटर नहीं आता है, न्यायपालिका 100 मोटो से भी 100 मोटो ले लेती हैं और 100 मोटो के द्वारा भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जवाब मांग सकती है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से भी जवाब मांग सकती है 100 मोटो के द्वारा। या पीआईएल के द्वारा न्यायपालिका जब एक्शन लेने का काम करती है तो उसे कहा गया न्यायिक सक्रियता। तो जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक पुनरावलोकन से एक कदम आगे है न्यायिक सक्रियता, जहाँ पे न्यायपालिका के पास मैटर अगर नहीं गया फिर भी न्यायपालिका 100 मोटो लेकर के भी एक्शन ले सकती है, राइट। यह सरकार को किसी तरह का निर्देश दे सकती है। और तीसरा वर्ड आता है न्यायिक अतिक्रमण। जब न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, जो विधायिका और कार्यपालिका का कार्य नहीं है बावजूद इसके हस्तक्षेप करती है, तो उसे कहा गया न्यायिक अतिक्रमण। अब देखो, ये मैटर क्या है, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, 100 मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया, तो इसे कहा गया न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता को सकारात्मक कदम कह सकते हो, जुडिशियल रिव्यू को भी सकारात्मक माना जाता है, लेकिन न्यायिक अतिक्रमण को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट सबमिट हुआ है, हालांकि इसका अभी तक मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं चला कि क्या इसमें घोषणा हुआ है, लेकिन इसको ज़रूर आप लोग पढ़ें। अमेरिका के आह्वान पे ये सबमिट हुआ है और इस सबमिट में विश्व के 40 लीडर ने भाग लिया। यहाँ पे देखोगे विश्व के 40 लीडर ने इस सबमिट में भाग लिया है। भारत को भी अमेरिका ने इन्वाइट किया था और भारत भी इस सबमिट में भाग लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस सबमिट में भाग लिए हैं, तो इसको निश्चित तौर पे पढ़ें। इसमें भारत ने कुछ कहा है, दो तीन पॉइंट जो मैं चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ। देखो, भारत का जो टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत का टारगेट है वो है 450 गीगावाट का। पहले 175 गीगावाट का था और ये टारगेट अभी भी है, लेकिन 2022 तक के लिए टारगेट है। 450 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 तक के लिए, ये भारत का अपना टारगेट है जो भारत ने यहाँ पे रिवील किया है। साथ ही भारत ने कहा है कि हरित सहयोग को बढ़ाने के लिए या स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को हमें शुरू करना होगा, क्लीन एनर्जी मैकेनिज्म को हमें स्टार्ट करना होगा, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको पढ़ोगे आप कि पर्यावरण सुधार के लिए अमेरिका ने खींची बड़ी लकीर। अमेरिका ने कहा है कि 2005 में जो अमेरिका में हानिकारक गैस का जितना उत्सर्जन होता था, मान लो 2005 में 1 लाख टन का जो है उत्सर्जन होता था, तो 2030 तक उसकी मात्रा घटा के आधी कर दी जाएगी। यानी 2030 में जो है 50,000 टन से अधिक उत्सर्जन नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका काम कर रही है। इस तरह का कुछ काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग ने INDC टारगेट, जो पेरिस के INDC टारगेट में लिया है, उसमें भी इस तरह का कुछ हम लोग काम कर रहे हैं कि 2005 के स्तर से 2030 तक हम लोग प्रदूषण के स्तर को कम करेंगे। एक स्पेशल वीडियो मुझे इस पर बनाना होगा, तो मैं वहीं पे डिस्कस कर दूंगा कि ये सारा का सारा क्या मैकेनिज्म है। UNFCCC पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज को मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा और उसी में ये सारी चीज़ों की चर्चा की गई है।
लेकिन इस पर ज़रूर पढ़ें आप लोग। देखो हर एक देश का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ, यूएसए का क्या टारगेट है, चीन का क्या टारगेट है, जापान का क्या टारगेट है, ब्रिटेन का क्या टारगेट है, हर एक टारगेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। निश्चित तौर पे वो देखें और उसको नोट भी कर सकते हैं, कहीं आपको मेंस लिखने के काम में या आपको ऐसे लिखने के काम में ये उपयोग हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानो इस बार कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो क्या हुआ था कि पेरिस क्लाइमेट समझौता 2015 में जो हुआ था COP21 जिसे हम कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टी की 21वीं मीटिंग जो था UNFCCC की, उससे बाहर चला गया था अमेरिका। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं वो पेरिस क्लाइमेट चेंज में आ गए हैं। तो पेरिस क्लाइमेट समझौता जो है अब एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया, चूँकि अमेरिका के जाने के बाद यह निष्प्रभावी हो गया था। और विकसित देशों को टारगेट दिया गया था पेरिस समझौता में कि विकसित देश विकासशील देशों को $100 बिलियन प्रत्येक वर्ष देंगे। राइट, आई रिपीट द फैक्ट, $100 बिलियन प्रत्येक वर्ष देंगे। 2020 से ये घोषणा हुआ था पेरिस समझौता में, लेकिन चूंकि अमेरिका इससे बाहर निकल गया था इसलिए यह अप्रभावी हो गया था, निष्प्रभावी हो गया था। अब अमेरिका वापस आ गया है पेरिस समझौता में, तो फिर से उम्मीद की जा सकती है कि विकासशील देशों को $100 बिलियन प्रत्येक वर्ष दे विकसित देश। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है काम कर सके, क्लीन एनर्जी के लिए काम कर सके। राइट, तो इसके लिए विकसित देश देंगे। क्यों देंगे इस पर डिटेल से हम लोग डिस्कस कर देंगे बाद में कभी या स्पेशल वीडियो में। देखो प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश को व्हाट्सएप की चुनौती बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आयोग है प्रतिस्पर्धा आयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं चर्चा कर देता हूँ। अंग्रेजी में इसे कहा गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसके लिए जो है एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के माध्यम से इस संस्था की स्थापना किया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। याद रख लेना, जब भी किसी संस्था का स्थापना संसद के किसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है तो उसे सांविधिक संस्था कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, वैधानिक संस्था कहते हैं। और जब किसी संस्था की स्थापना संविधान में उपबंधित उपबंधों के आधार पर किया जाता है तो उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, संविधान में उपबंधित प्रावधान है उसके तहत किसी संस्था की स्थापना किया जाएगा तो वो संवैधानिक संस्था हो गया। जैसे आपको निर्वाचन आयोग हो गया, UPSC हो गया, BPSC हो गया। और अगर किसी संस्था की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा, संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा किया जाता है तो उसे सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक संस्था कहते हैं, जैसे CCI हो गया। तो ये एक सांविधिक संस्था है। राघवन समिति के अनुशंसा पे इस संस्था की स्थापना किया गया था, ये भी याद रख लेना। वर्ष 2017 में सरकार ने प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण से प्रतिस्थापित किया। यानी आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जा सकते हैं। मान लो इस संस्था के अगर आदेश से आप सहमत नहीं है तो आप यहाँ पे जाकर के अपील कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वो यह है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये 7 सदस्यीय संस्था थी। 7 में क्या था, एक अध्यक्ष होते थे और 6 सदस्य होते थे। 2018 में इसको 4 सदस्य कर दिया गया जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। तो याद रख लेना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभी 4 सदस्यीय संस्थान है जिसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। बेसिकली इसका काम क्या, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, व्यापार को स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रतिस्पर्धा को दुष्प्रभावी करने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, मार्केट में कंपटीशन बना रहे इसके लिए ये काम करती है। कोई एक कंपनी मार्केट में मोनोपोली स्थापित ना कर ले। जैसे मान लो कल से जियो कल से कहे कि हम जो है आज से जो है पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं उसको पूरा फ्री में हम नेट देंगे, कोई 1 रुपया भी नहीं लेंगे और साल भर के लिए हम ऐसा करेंगे या 2 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे। अगर जियो ऐसा कर सकती है तो एयरटेल वहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जा सकता है कि जियो ऐसा कर रही है, इससे जो है लोग हमारा सिम परचेज नहीं करेगा, हमारी व्यापार ठप हो जाएगी,
कंपटीशन मार्केट से हटा रहा है, जियो मोनोपोली स्थापित कर रहा है। तो ये कंपटीशन स्थापित हो, दूसरे कंपनी भी प्रतिस्पर्धा में रहे, इसलिए प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किया गया था। अब देखो, अमेरिकी समिति ने भारत के साथ सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर दिया जोर। तो अमेरिका की एक समिति है, संसदीय समिति है, उन्होंने चीन रणनीति प्रतिस्पर्धा विधेयक को मंजूरी दी। मतलब चीन स्ट्रेटजिक कंपटीशन विधेयक को उन्होंने मंजूरी दिया। इसमें यह कहा गया है कि चीन को किस तरह से हम प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं, चीन को किस तरह से कंपटीशन दे सकते हैं, स्ट्रेटजिक किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें क्वाड को मजबूत करना होगा, और क्वाड को मजबूत करने का मतलब है कि भारत को मजबूत करना होगा। भारत को मजबूत करना होगा, भारत चीन का प्रत्युत्तर बन सकता है, भारत चीन को इनकाउंटर कर सकता है। इस रूप में अमेरिका अभी भारत को देख रहा है, इसलिए भारत के साथ हमें सुरक्षा संबंध मजबूत करने होंगे, भारत के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशन हमें महत्वपूर्ण मजबूत करने होंगे, राइट। तो इसको भी देख सकते हैं। अब देखो, इसी के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो 2+2 वार्ता इसी के संदर्भ में होता है। आप देखोगे तो अमेरिका जो अपने सहयोगी देश, जो नाटो देश के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौता करता है, जिसमें बेका है, कॉमकाशा है, लेमुआ है, GSOMI है, वो चारों समझौता उन्होंने भारत के साथ किया। उन्होंने STO1 का दर्जा दिया। इंडिया US रिलेशन पर कभी एडिटोरियल वगैरह आएगा या कभी न्यूज़ आएगा तो मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि ये सब देने का क्या मतलब है। ये सब देने का मतलब है कि स्ट्रेटजिक तौर पे, रणनीतिक तौर पे वो भारत को मजबूत करना चाहता है, ताकि भारत चीन को प्रतिस्पर्धावित कर सके या भारत चीन का एक ऑप्शन बन सके, राइट। हिंद महासागर में भारत को मजबूती जरूरी है, यह अमेरिका इस रूप में भारत को दिख रहा है। लेकिन देखो, भारत का पक्ष कुछ और हो सकता है। भारत का पक्ष USA के पक्ष से बिल्कुल अलग हो सकता है। USA चीन के हथियार के तौर पर भारत को देखता है, भारत ऐसा नहीं देखता। भारत अपने आप को मजबूत करना चाहता है। देखो, स्वर्ण आयात रिकॉर्ड स्तर पे लगभग 470% स्वर्ण आयात पिछले साल से अधिक इंपोर्ट किया गया। और निश्चित तौर पे जो सोना का निर्यात आयात बढ़ता है, हम सबसे अधिक सोना मंगाते हैं मान लो, तो इससे क्या होता है कि भारत की फॉरेक्स मुद्रा जो होती है, विदेशी मुद्रा जो होती है, वो खपत होती है। हमें डॉलर देना होता है तब जाकर के हम सोना मंगाते हैं, तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम होती है, सब सोने के हम आयात करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक नकारात्मक संदर्भ है भारत की इकोनॉमी के लिए यह, राइट। इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार ने कई तरह की स्कीम लाई थी। फिर कभी डिस्कस कर दूंगा कि सरकार ने सोने के आयात को कम करने के लिए पेपर गोल्ड स्कीम लाई थी और कई तरह की स्कीम लाई थी। अब देखो, यहाँ पे आर्थिक रिकवरी की राह में दूसरी लहर बाधा। यहाँ पे MPC कमेटी जो है, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी जो होती है, मौद्रिक नीति जो होती है, समीक्षा नीति, RBI की MPC कमेटी होती है, उस कमेटी ने कहा है कि दूसरी लहर जो कोरोना की चल रही है, यह आर्थिक रिकवरी में बाधा हो सकती है। अब देखो, UPSC का अगर क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स का, तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि MPC कमेटी के बारे में, और बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मौद्रिक नीति समिति MPC कमेटी के बारे में। इसकी स्थापना जून 2016 में किया गया था। वित्त विधेयक 2016 द्वारा RBI अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया और मौद्रिक नीति समिति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया गया था। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं। अगर UPSC का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया था, और एक ऑप्शन दिया हुआ था कि मौद्रिक नीति समिति में जो है 12 सदस्य होते हैं। ओके, MPC में ऑप्शन दिया हुआ था UPSC क्वेश्चन में कि MPC में जो है 12 सदस्य होते हैं, जबकि MPC में 6 सदस्य होते हैं। बेसिक नॉलेज याद रखना, बेसिक चीज़ें याद रखना, इसी से क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में। 6 समिति होती हैं, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में जो है 3 सदस्य जो हैं वो आते हैं सरकार के पार्ट, और 3 सदस्य जो होते हैं वो RBI के पार्ट होते हैं। इसी 3 सदस्य में एक होता है RBI अध्यक्ष, जो MPC कमेटी को लीड करता है, जो उसके अध्यक्ष होते हैं, राइट। तो यानी MPC में जो है अब
टोटल 6 सदस्य होते हैं, 6 में 3 सदस्य सरकार के होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। यानी मौद्रिक नीति जो अब बन रही है देश में, उसमें सरकार और आरबीआई दोनों की भागीदारी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ आरबीआई की भागीदारी होती थी, सरकार की भागीदारी नहीं होती थी। और इसकी जो मीटिंग होती है प्रत्येक 2 महीने पे एक बार होती है, यानी साल में 6 मीटिंग टोटल होती है एमपीसी की। अब देखो एमएसएमई फिर से करने लगे लोन मोरेटोरियम की मांग। लोन मोरेटोरियम क्या होता है? लोन मोरेटोरियम होता है, ये पिछले वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखो मान लो एक छोटी सी एमएसएमई कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए लोन लिया हुआ, अब उसको मान लो किस्त भरना है 2021 के अप्रैल में। अब 2021 के अप्रैल में जो है कोरोना महामारी आ गया, अप्रैल में इसका कोई बिजनेस नहीं होगा, मई में इसका कोई बिजनेस नहीं होगा और जून में कोई बिजनेस नहीं होगा। तो ये 3 महीने जो है ये लोग घर पे बैठे रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये लोन दे नहीं पाएंगे, राइट, बैंक को लोन दे नहीं पाएंगे। तो लोन मोरेटोरियम का सिंपल मतलब होता है कि लोन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। रिकंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि आप 3 महीना अभी छोड़ दीजिए और उस 3 महीना को एक्सटेंड कर दीजिए, राइट। यानी लोन मोरेटोरियम का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको लोन का किस्त देना है जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक, तो जनवरी फरवरी मार्च में आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन अप्रैल मई और जून जब 3 महीना कोरोना होगा, इसको एक्सटेंड करके नेक्स्ट ईयर आप जनवरी फरवरी मार्च में ले लीजिए, राइट। तो यानी लोन को व्यवस्थित करना ही लोन मोरेटोरियम कहलाता है। इसको आप लोग खुद से पढ़ लेना। अब देखो राष्ट्रीय चिंता का विषय बने जंगल की आग। थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ जंगल की आग को लेकर के। अभी हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आग लगा हुआ, उत्तराखंड में जनवरी में भी आग लगा हुआ था, हिमाचल प्रदेश में आग लगा हुआ था, मणिपुर नागालैंड में आग लगा हुआ था और लंबे समय से वहाँ पे आग लग रही है। इससे पहले हम देखे हैं कि उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वहाँ पे फरवरी के अंत में आग लगा है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में आग लगा है, गुजरात में आग लगा, राइट। तो इसका कारण क्या है? इसका 2-3 कारण है। पहला तो कारण होता है, वो कारण होता है आपको प्राकृतिक कारण। मान लो तेज़ हवा चल रहा और कहीं मान लो आग जल रहा, आग का कुछ कण वो तेज़ हवा उड़ा के लेकर चला गया और जंगल में लेकर चला गया और वहाँ पे आग लग गया, तो इसको कहा गया आपको प्राकृतिक कारण, राइट। प्राकृतिक कारण के जगह मान लो कि जो जैसे उत्तराखंड का क्षेत्र है वहाँ पे पानी नहीं हुआ पिछले वर्ष, एक रिपोर्ट के अनुसार 21% कम पानी हुआ। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ नमी बढ़ गई, नमी घट गई, सॉरी, उत्तराखंड के जंगलों में नमी घट गई तो वो आग लगने का एक कारण हो सकता है, राइट। तो इस तरह का प्राकृतिक कारण होता है। और दूसरा कारण होता है मानवीय कारण, मानवीय गतिविधि। मानवीय गतिविधि कैसे होता है? जैसे यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताया गया है कि समाप्त होते गांव समाज की भागीदारी। पहले क्या होता था, 1988 से पहले जिक्र किया गया है इस एडिटोरियल में कि 1988 वन नीति जब आया था, उससे पहले क्या होता था कि मान लो कहीं वन लगा, कहीं किसी वन में आग लगा और उसके बगल में गांव वाले रह रहे हैं, तो गांव वाले क्या करते थे, उस जंगल के आग को जा कर के बुझा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जंगल में रहने वाले जो लोग थे उसको विस्थापित किया गया, गांव विस्थापित हो गया, वहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, निश्चित तौर पे वो आग बढ़ेगा, राइट। भारत में मार्च और अप्रैल महीने के दौरान वनाग्नि यानी वन में आग लगने की घटना सबसे अधिक होती है, क्योंकि जंगल में इस समय में सूखी लकड़ियाँ, घास, पत्ती, खरपतवार आदि आग को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो महीना होता है काफ़ी सेंसिटिव महीना होता है। फिर आप देखना जून के बाद नॉर्मली आग कम लगेगा। कई अध्ययन विश्व स्तर पे आग बढ़ाने के मामलों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा कदम है। जलवायु परिवर्तन कैसे जिम्मेदार है? ग्लेशियर पिघल रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ रहा है। अभी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है पूर्व औद्योगिक काल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने अभी रीज़न है आग लगने का। और विशेषकर हमने देखा है कि ब्राज़ील के जंगलों में आग लगा, जिसे विश्व का हार्ट कहा जाता है, उस जंगलों में आग लगा। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगा और इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछा था। स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन मैंने देखा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, मेंस में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखो इसका भारत में आग लगने का क्या रीज़न है, क्या क्यों भारत में जल्दी आग लग जाता है?
तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में 21.67% वन है। और ये जो जगह है खास करके जहाँ पे आग लग रही है ये काफ़ी सुभेद जगह है, राइट। इको सेंसिटिव जोन है, एक तरह से कह सकते हो। इको सेंसिटिव जोन नहीं कहूँगा लेकिन आग सेंसिटिव जोन कहूँगा। फॉरेस्ट फायर सेंसिटिव जोन है ये सब क्षेत्र हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र माना जाता है, जैसे उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, बिहार का क्षेत्र माना जाता है, ये सब फायर सेंसिटिव जोन है। थोड़ा बेसिक मैंने डिस्कस किया इसको लेकर के। सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 में सरकार बनाई थी। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, वनाग्नि पे राष्ट्रीय कार्य योजना सरकार बनाई थी कि किस तरह से हम वन में लगे आग को रोकने के लिए काम करेंगे। देखो ये रिपोर्ट एक आया है, यूएन कमीशन की रिपोर्ट है। पाक सरकार देश के अल्पसंख्यकों को तेज़ी से छीन रही है आज़ादी। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू कम्युनिटी थे, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसको तेज़ी से मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और वो छोड़ो, पाकिस्तान में जो अहमदिया कम्युनिटी है उसको मुसलमान वो लोग मानता ही नहीं है। मुस्लिम का एक पार्ट है अहमदिया मुस्लिम, जिसको पाकिस्तान में मुस्लिम मानता ही नहीं है। पाकिस्तान में जो सिया कम्युनिटी है उस पर भी काफ़ी अत्याचार होते हैं। तो मुस्लिम के अंदर भी पाकिस्तान में काफ़ी अत्याचार होते हैं। वो लोग सिया को भी मुस्लिम मानता है लेकिन उसको हीन दृष्टि से देखता है। काफिर सिया काफिर का नारा काफ़ी लगा है पाकिस्तान में, राइट। तो ना सिर्फ वहाँ पे जो है अन्य जाति के लोगों को, अन्य धर्म के लोगों को प्रताड़ना किया जा रहा है, बल्कि मुसलमान के जो अन्य समुदाय हैं उनको भी प्रताड़ना किया जा रहा है। सिया को भी किया जा रहा है, अहमदिया को भी किया जा रहा है। तो कुछ रिपोर्ट यहाँ पे दिया, जैसे इस कानून निंदा की जो है कहा गया है यूएन कमीशन की रिपोर्ट में कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर गिरफ्तार सभी को रिहा किया जाए, ठीक है। हिंसा फैलाने वाले और धर्म के ठेकेदार धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए उत्तरदायी करार दिया जाए। तो ये सब यूएन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ उइगर को लेकर के जो चर्चा है, चीन में उइगर ने कट्टर मुस्लिम की छाप के डर से नहीं रखा रोज़ा। चीन में उइगर समुदाय जो है रोज़ा नहीं रख रहे हैं। चीन में 40 लाख से अधिक उइगर समुदाय के मुसलमानों को जेल में डाला गया है। विश्व खामोश है इसको लेकर के, और ये हो रहा है सिंजिंगियान प्रांत में। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिका सेना वापस जा रही है। तो उसके बाद चीन ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में अपने सेना को भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान में अपने सेना को नहीं भेजेंगे तो अफ़गानिस्तान की जो आग है, अशांति की आग, हमारे प्रांत में फैल जाएगी। और ख़ास करके अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है सिंजियांग प्रांत, वहाँ पे वो आग फैल सकती है। ये सिंजियांग प्रांत वही प्रांत है जहाँ पे उइगर मुसलमान, 40 लाख से भी अधिक उइगर मुसलमानों को कैद किया गया, और ये उइगर मुसलमानों का क्षेत्र है, राइट। चलिए आज लगता है इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।